Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to solve, I'm going to explain the 45 MCQs which were asked in today's exam, Science 2025, the set C I'm going to discuss, okay? So the first question, मैं start कर रहा हूँ first question के साथ, okay? So the first question is, electrical appliances that have metal body are generally connected to the earthing wire. What is the reason to earth the wire? तो अर्थिंग का जो रीज़न होता है अर्थिंग वायर का रीज़न क्या होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन से टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ करंट, करंट का एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, ठीक है, करंट का लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ बोल रहा है टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा करंट टू द अप्लायंसेस, कोई भी अप्लायंसेस है, कोई भी जो मशीन है या फिर जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा करंट ना आ जाए उसके लिए। टू प्रिवेंट हाई रेजिस्टेंस टू द अप्लायंसेस, ठीक है, कोई भी अप्लायंसेस उसमें हाई रेजिस्टेंस ना हो जाए उसको बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए, बी और सी काफ़ी रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ज यहाँ पे जो टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा इस पे, सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके लिए। क्योंकि अगर करंट का लीकेज होगा तो शॉक या फिर कोई किसी को करंट का झटका वगैरह लग सकता है, राइट? तो ये सबसे रिलेवेंट आंसर यहाँ पे होगा। बाकी सब भी रिलेटेड है, बट सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन बी होगा, ठीक है। So moving to the next question, the device used for producing electric current. So electric current को produce करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर। सो जनरेटर को यूज किया जाता है अगर इलेक्ट्रिक मोटर सॉरी ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना है, ठीक है, जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the refractive indices of the four medium P, Q, R, S are 1.23, 1.5, 1.25 and 2 respectively. तो ये सब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इनमें से सब पूछ रहा है क्या है? थ्रू विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। So as we know, the refractive index is indirectly proportional to speed of light because रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अगर निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू सी बाय वी, राइट? सी बाय क्या होता है? वी होता है, राइट? यहाँ पे जो वी है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछ रहा है कि उस मीडियम में क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम है उसका सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका सबसे कम है। और इन चारों में से सबका सबसे कम किसका दिख रहा है? 1.23 यानी कि पी का दिख रहा है, राइट? पी का सबसे कम दिख रहा है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में पी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So in this question they are asking that which option justifies that the sun appears red at sunrise. So सन जो है इन ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है दैट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय में सन जो होता है लाल रंग का होता है, ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है? रेड कलर इज स्कैटर्ड हाईएस्ट बाय द एटमॉस्फेयर, रेड कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ दैट द अर्थ रिड्यूसेस, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ रिड्यूसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेड कलर हैज हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंसेस, the white light disperses into 7 colors, only red enters the atmosphere। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन जो है वो सनराइज के समय में और सनसेट के समय में, ठीक है, सनराइज और सनसेट के समय में रेड कलर का अपीयर होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो रेड कलर स्कैटर हो रहा है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, ये कारण है। या फिर सन और अर्थ के जो डिस्टेंस होता है सनराइज और सनसेट के समय में कम जाता है, ये कारण है। या फिर रेड कलर का हाई वेवलेंथ है तो ये ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये इससे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, रेड कलर जो है इसका हाई वेवलेंथ है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इससे कन्फ्यूज़न होता है। बट ये बात भी सही है,
बट अर्थ और सन के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, क्या इसकी वजह से रेड कलर का दिखाई देता है या फिर कुछ और रीजन है? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द व्हाइट लाइट, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के समय में क्या होगा, सनराइज और सनसेट के समय में अर्थ और सन का डिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, इसीलिए। और एकदम जो दोपहर के समय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है डिस्टेंस, इसकी वजह से व्हाइट या फिर धूप का समय होता है, उस समय पूरा व्हाइट आसमान दिखता है, राइट, ये कारण होता है। नेक्स्ट, which group of the following waste materials can be classified as non biodegradable? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो सड़ता नहीं, जो रोट नहीं होता है, राइट। तो प्लांट वेस्ट तो नहीं होगा, प्लांट वेस्ट तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो तो रोट होगा, सड़ जाएगा फ्यूचर में। पॉलीथीन, पॉलीथीन कभी भी सड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है, पॉलीथीन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक टॉयज प्लास्टिक से बनाया था, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following processes explains the extraction of the sun's energy to generate energy to light a bulb? सो इनमें से कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है कि सन का एनर्जी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके कोई बल्ब को लाइट कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सोलर, नहीं, क्योंकि सन को इलेक्ट्रिक में कर रहा है ना, सोलर इनटू इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी में करेक्ट दिख रहा है साहब। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सन का एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7, कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको क्या करो, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 20 डिवाइड बाई 100 दैट विल बी 0.2, राइट। क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, क्या 0.2 मीटर। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? सो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया, कनकेव लेंस बताया, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में होता है। ये तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, आंसर निकालने के बाद में तुम इसको माइनस लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही करेक्ट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/f का वैल्यू क्या कितना है, 0.2। ठीक है, f का वैल्यू क्या है, 0.2। ओके, सो इट विल बी 1 डिवाइड बाई 0.2, कैसे करोगे, 10/2, 10/2 कितना होता है, 5, 5 आ जाएगा, माइनस जो यहाँ पे था वो यहाँ पे माइनस जो था आ जाएगा एज इट इज, तो -5 डायोप्टर। ओके, -5 डायोप्टर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है मुझे, 7 का नंबर ए, इट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an electric bulb is connected to 200 volt, okay, 200 volt generator, the current is 4 ampere, so यहाँ पे potential difference is given 200 volt and current is given, power पूछ रहा है, P equals to VI, right, power is equals to VI, so 200 into 0.4, 200 into 0.4 कितना हो जाएगा, 80। okay, ऑप्शन नंबर सी, so 8 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 80 watt। okay, क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, ओजोन इज नॉट कंसीडर्ड एज पॉइजनस, रॉन्ग। हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है, ओजोन गैस हार्मफुल होता है, ओजोन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड, ओजोन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड ऑफ 3 एटम्स, ये तो करेक्ट है, बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ओ करेक्ट पूछा है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यस राइट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इससे बनता है ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन मोनो फॉर्म में रहता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, O3 बनाता है। ओके, O3 बनाता है, इस तरह से तुम्हारा ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, और यहाँ पे कौन सा पूछा था, करेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी, इनमें से कौन सा सोलर एनर्जी पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, सो विंड एनर्जी पे भी, विंड एनर्जी सोलर पे डिपेंड करेगा, सन के रेस पे डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ये। ठीक है, और जियो थर्मल में भी क्या है, थर्मल आ रहा है, हीट से डिपेंडेंट है, यानी कि सन से डिपेंडेंट होगा।
बायोगैस भी कहीं ना कहीं सन पे डिपेंडेंट होगा। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी पे सन का वो नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है। तो ये वाला न्यूक्लियर एनर्जी सोलर पे डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखना। द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ डैम्स, इनमें से कौन सा डैम्स का यूज को एक्सप्लेन कर रहा है? सो to replenish underground water resources, to provide irrigation and generate electricity। डैम्स का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है, ये साफ साफ बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटल रॉड PQ is placed in the magnetic field। ठीक है, ये तुमको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे PQ में एक मेटल रख दिया गया है, मेटल रॉड। The ends of the rod are connected with a battery using wires। will where will the road move? ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखो, the ends of the rod are connected with the battery। अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब इसको यहाँ तुम पिक्चर में देख सकते हो, करंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पूछ क्या रहा है देखो, वेयर विल द रोड मूव, रोड जो है वो किस तरफ मूव करेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ है। और एक मिनट रुको, द एंड्स ऑफ द रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, वेयर विल दे मूव, मेटल रोड इज प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखो, ये तुमको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तुम अपना राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जो तुम्हारा थंब है, ठीक है, तुम अपना राइट हैंड को लो, अपना थंब को यहाँ पे जो एरो मार्क्स दिया हुआ है ऊपर की तरफ, उस तरफ रखो, उस तरफ रखने से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे ये इस तरफ आएगा, तुम्हारा बाकी का फिंगर जिस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा उसी तरफ क्या होगा, कंडक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे कंडक्टर क्या है, PQ, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगा। कंडक्टर की डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जाता है, और ये जो दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। नंबर ए करेक्ट मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनोइड, magnetic field lines of a solenoid are similar to the magnetic field lines of a bar magnet। एक बात है, which diagram directly shows the solenoid as a bar magnet, इनमें से कौन सा solenoid को बार मैग्नेट डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है। नॉर्मली क्या लगता है कि ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला सोलेनोइड का डायग्राम अगर तुमको याद है तो ये वाला होना चाहिए था, बट यहाँ पे बार मैग्नेट बोल के कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज मतलब बार मैग्नेट बोल के कुछ नहीं चेंज कर दिया एक्चुअली। तो बार मैग्नेट बोलने की वजह से यहाँ पे ये वाला होगा, नंबर बी। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अगर बोला कि कौन सा पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला था, राइट, आई स्क्वायर आर भी था, वी स्क्वायर बाय आर भी था, वी आई भी था, आई आर स्क्वायर बोल के तो नहीं था पावर का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये सब कहाँ होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, ओके, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी वगैरह कहाँ फॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्म होता है, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन, ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। देयर आर 5 प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है। तो इसमें से साइटोकाइनिन ही प्लांट हार्मोन है, इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है, ह्यूमन में भी पाया जाता है, थायरोक्सिन भी ह्यूमन में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, asexual reproduction takes place थ्रू बडिंग, तो बडिंग का एग्जांपल तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ, बडिंग का एग्जांपल लिस्ट। 18, द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन्स, होमोलोगस मतलब क्या होता है, होमोलोगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। तो इनमें से कौन सा सेम स्ट्रक्चर का है और डिफरेंट फंक्शन का है, तो इसमें अगर पढ़े हम लोग पोटैटो एंड रनर ग्रास, देखो पोटैटो और रनर ग्रास दोनों ही क्या है, स्टेम है, ठीक है, दोनों ही स्टेम है, बट
दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। पोटैटो को एज ए फूड यूज करता है, ठीक है, रनर ग्रास को नहीं। तो यहाँ पे दोनों का, ये दोनों क्या है, होमोलोगस का पूछा है, ये करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग। देखो हम लोग आर्म का अगर तुम क्या करोगे, स्केलेटन निकालोगे, और डॉग के फोर लेग का, ठीक है, दोनों का जो स्केलेटन निकलेगा वो सेम निकलेगा, बट फंक्शन तो डिफरेंट है, ठीक है। क्या हमारा आर्म जो है क्या करता है, हम उनसे, तुम लोग एग्जाम लिख कर आए हो अपने आर्म से, है कि नहीं, बट डॉग अपने फोर लेग से क्या करता है, डॉग अपने फोर लेग से आगे चलता है, ठीक है, किसी चीज को वो अपना वो काम करता है। कहने का मतलब दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, ये भी करेक्ट है। आर टीथ एंड एलिमेंट डस्क, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट फंक्शन है, राइट। क्योंकि एलिफेंट का टस्क जो है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग का टीथ से रिसेंबल करता है, ठीक है, बट फंक्शंस डिफरेंट है। तो ये भी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा आंसर। 19 का, इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर कॉमन इन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसमें कॉमन, किससे हम लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग सभी, ठीक है, किसी एक बैक्टीरिया से मिलते हो क्या, कुछ कॉमन है बैक्टीरिया और तुम में, हाँ एक चीज़ कॉमन है, वो भी लिविंग है तुम भी लिविंग। चिंपैंजी, हाँ वो भी लिविंग है तुम भी लिविंग है। बैक्टीरिया का कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉमन हुआ क्योंकि वो मूव भी कर सकता है, बैक्टीरिया भी मूव कर सकता है, बट चिंपैंजी को एक चीज़ तुम लोग देख तो सकते हो, ठीक है। स्पाइडर, स्पाइडर, इट इज़ ऑल्सो ए लिविंग बीइंग, इट इज़ ऑल्सो एन काइंड ऑफ एनिमल, इट कैन ऑल्सो मूव, बट चाइनीज स्कूल बॉय, ये एग्जैक्टली क्या है, हम लोग का तरह है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग का तरह है, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, होमो सेपियंस है, तो ये हम लोग से सबसे ज़्यादा कॉमन, वैसे सब में कुछ ना कुछ कॉमन है हम लोग से, बट चाइनीज स्कूल बॉय सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। किडनी, किडनी जो है किस सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीशन का पार्ट है, राइट। अ जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आर एशियन रूट्स, अफ्रीकन रूट्स, तो हम लोग को सबको पता होना चाहिए कि हम लोग सब ना अफ्रीकन रूट से आए हुए, ठीक है, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, डाइज इमीडिएटली, लिव्स फॉर अबाउट अ डे, लिव्स फॉर अबाउट अ वीक, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो इट लिव्स फॉर वन डे, ओव्यूलेशन का जो वो है ना, उससे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये लगभग एक दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स सिस्टोलिक, ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है 120/80, 120 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, राइट, 120, हाँ आंसर। नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ बैट, ठीक है, बैट का जो विंग होता है और विंग्स ऑफ ए बर्ड, तो बर्ड का विंग से भी फ्लाई होता है, बैट के विंग से भी फ्लाई होता है, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, तो एनालोगस, नंबर 24 का डी, बी सॉरी बी, ओके, एनालोगस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज बेटर बॉडी डिजाइन, इनमें से किसका बॉडी डिजाइन बेटर है, सो चिंपैंजी, ठीक है, आंसर क्या होगा, चिंपैंजी, क्यों, क्योंकि देखो बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपैंजी, इन चारों में सबसे एडवांस्ड कौन है, तुमको क्या लगता है सबसे एडवांस्ड कौन है, चिंपैंजी, ओके। नेक्स्ट, फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस मस्टर्ड कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड कार्पस, स्टेमन्स भी है कार्पल भी है, यानी कि मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी है, सिंपल सा बात है, बाइसेक्सुअल है। आगे बढ़ता है, किस टाइप का रिएक्शन तुमको दिख रहा है, यहाँ पे आयरन को, ठीक है, एल्युमिनियम ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, हटा दिया, और खुद यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आयरन को निकाल दिया, ठीक है, ये एक तरह का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिंगल टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा इसका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इनमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, तो ये तुमको याद रखने वाला क्वेश्चन है, NaHCO3 यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तुम्हारा साइंस का बुक का सबसे पहला पेज से क्वेश्चन पूछा गया है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को बर्न करना, कैंडल को बर्न करना एक तरह का कंबशन हो रहा है, यहाँ पे कंबशन एक केमिकल रिएक्शन हुआ, राइट, तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो केमिकल रिएक्शन है, बट कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है पूछ रहा है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल,
अगर कैंडल मेल्ट होगा, उसको कैंडल मेल्ट होने मतलब एक तो फिजिकल चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल इज नॉट अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज नॉट केमिकल चेंज। क्यों? इसमें एक शेप चेंज हो रहा है, मोमबत्ती का पिघल रहा है ना, ये शेप चेंज हो रहा है। जल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पिघल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पिघलने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसको उसका शेप चेंज हो रहा है। जलने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कम्बशन रिएक्शन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का बारे में पूछ रहा है, पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। एज वी नो द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, ठीक है, 7 होता है। 7 से कम क्या होता है? एसिडिक। 7 से ज़्यादा क्या होता है? बेसिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का तो एसिड है ना, ठीक है, एडेड टू सॉलिड एक्स, कोई सॉलिड है एक्स, तो एक गैस निकल रहा है वाई, ठीक है, और एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। एसिड के साथ क्या मिलाएगा, क्या रिएक्ट कराएगा ताकि एक सॉल्ट फॉर्म होगा? एसिड के साथ एक गैस मिलाएगा तो क्या होगा? एक सॉल्ट फॉर्म होगा और एक गैस निकलता है, जैसे कि वो हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस केस में ऑप्शन क्या दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बेस नहीं है, हमें तो बेस चाहिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी हो सकता है। तो अब कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाइड्रोजन गैस क्यों निकलेगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का बात चल रहा है यहाँ पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें कार्बन कहाँ से आ जाएगा? ये नहीं, कार्बन तो नहीं आएगा, इसीलिए लास्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है? लास्ट ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है तो यहाँ पे कार्बन तो होना पड़ेगा ना रिएक्शन में। रिएक्शन में कार्बन है क्या? रिएक्शन में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एक बेस होना बनता है। NaOH, वहाँ पे भी कार्बन नहीं है, तो obvious सी बात है क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट obtained फ्रॉम बेकिंग सोडा? हाउ इज sodium carbonate is obtained from the baking soda? Okay, by heating baking soda, by adding water to baking soda. So ये तुम्हें पता होना चाहिए, रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट को अगर बेकिंग सोडा से फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है। हीट देकर इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन करवा कर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अगर आयरन में ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे बैलेंस करनी है एक तरह से, ठीक है। अब बैलेंस करते हुए बताना है। फेरस ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए वैलेंसी वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निटल, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निटल के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे क्या एसिड का नाम सब दिया हुआ है। इसका मतलब किसका एसिड के बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ देखो, निटल इज द हार्बिशियस प्लांट, ठीक है। निटल इज द हार्बिशियस प्लांट दैट ग्रोज इन द वाइल्ड. Its leaves have stinging hairs which cause painful stings when touched accidentally. ओके, तो यहाँ पे मिथानोइक एसिड ही होगा, क्योंकि हमारे बुक में जो दिया हुआ है निटल के बारे में, तो मिथानोइक एसिड ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैंस आर कोटेड विद टीन नॉट जिंक। टीन से कोटेड होता है, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर हम लोग का जो कोल्ड ड्रिंक का टीन ये होता है ना, कैन होता है, तो ये टीन से इसलिए कोटेड होता है क्योंकि अगर जिंक से कोटेड होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और वो उसमें जो भी कंटेनर में जो भी चीज़ रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, वो फूड मटेरियल खाने लायक नहीं रहेगा। तो टीन से कवर्ड रहने की वजह से, कोटेड रहने की वजह से क्या होता है? हमारा फूड मटेरियल्स वो खाने लायक रहता है, राइट। सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, so food cans are coated with tin, not with zinc. तो यहाँ पे आंसर होगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। 35 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 24 कैरेट प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। यस, ये 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज सॉफ्ट, प्योर वेरी सॉफ्ट, दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर ज्वेलरी, राइट।
टू मेक इट हार्डर 22 कैरेट कोड इट इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स। तो ये बात सही है। पूछ क्या रहा है, टू पार्ट्स ऑफ किसके साथ इसका एलॉय बनाया जाता है, जो 2 पार्ट्स हैं किसके साथ एलॉय बनाया जाता है इसका ये पूछ। तो सिल्वर और कॉपर के साथ बनाया था, ये हम लोग को बुक में येलो कलर का एक बॉक्स है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग देख सकते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, they react with हाइड्रोजन टू फॉर्म, देखो हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्राइड बनाएगा, ओके, हाइड्राइड होगा इसका आंसर। while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, okay, if there is a vessel and it is while cooking it is getting blackened from the outside, then it means that the fuel is wet. No, the fuel is not cooked completely, the food is not cooked completely. No, फर्क नहीं पड़ेगा। The fuel is not burned completely. Yes. Okay. देखो ब्लैकेंड होने का मतलब है क्या है, धुआं आ रहा होगा, राइट, स्मोक आ रहा होगा, स्मोक की वजह से ब्लैक होता है, राइट। स्मोक कब आता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से स्मोक आता है, इसीलिए फ्यूल बर्न होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हम लोग के घर पे जो भी एलपीजी या जो भी सिलेंडर यूज़ होता है उसमें से कोई धुआं वैसा नहीं निकलता है, जिसकी वजह से जो भी वेसल यूज़ होता है वो ब्लैक एंड नहीं होता है, राइट। बट अगर कोई लकड़ी के किसी भी चीज़ में अगर खाना बनाया जाए तो क्या होगा, उसका जो भी वेसल होगा उसका पीछे का ब्लैक एंड हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्मोक निकलता है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे फ्यूल इनकम्प्लीट कम्बशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं होने की वजह से इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। यहाँ पे फ्यूल जो होता है कम्प्लीटली बर्न होता है, इससे धुआं नहीं निकलता। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुकिंग के करते समय क्या हो रहा है, वेसल ब्लैकेंड हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट कम्बशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। 39 number. By considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic character? इनमें से किसके पास metallic character सबसे ज़्यादा है? तो metallic character का जो trend होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गैलियम जो है इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है? देखो ग्रुप नंबर 13 का जो एक होता है, उसमें सबसे पहले बोरोन आता है, फिर गैलियम आता है, ठीक है, उस तरह से मतलब गैलियम का सबसे ज़्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर। एक काम करो, मेटेलिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड होता है उसको एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सबसे मेटल साइड में, यानी कि सबसे लेफ्ट साइड में गैलियम आएगा इसमें, ठीक है। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम है सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर गैलियम के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन। बोरोन इज ए नॉन मेटल एंड इज प्लेस्ड अंडर ग्रुप 13, सही बात है। बोरोन के नीचे क्या होता है, गैलियम होता है, ठीक है। ग्रुप 13 में एंड पीरियड 2, सही बात है। हाउ कैन बोरोन फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, तो बोरोन किस तरह से बॉन्ड बनाता है, तो बोरोन किस तरह से बॉन्ड बनाता है किस पे डिपेंड करेगा, उसका वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाता है, राइट। उसका जितना वैलेंसी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड बनेगा। तो बोरोन का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। 2,3 आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 3 है। तो इसका वैलेंसी भी 3 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट इस केस में बोरोन के केस में 3 होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो देकर आउटर मोस्ट सेल को क्या कर सकता है, आउटर मोस्ट सेल को वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकता है, ठीक है। इस तरह से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्चुअली यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, ठीक है। वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे इसका ट्रेंड पूछ रहा है वैलेंसी का ना, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी। इट डिक्रीजेस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी का ट्रेंड पूछ रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है। तो हम लोग अगर ग्रुप 13 का देखें, 13 14 1 का देखेगा और 2 का देखेगा, ठीक है। 1 का तो 1 होता है, 2 का 2 होता है, ग्रुप 13 का 3 होता है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सही बात है।
लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में डिक्रीज वो होता है, ठीक है, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, यस, नंबर सी, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ठीक है, वैलेंसी के बारे में पूछा है, ठीक है, तो बिना ये वैलेंसी को पढ़े ये वाला थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़े तो क्लियर है। ये सबसे पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ग्रुप 1 में 1, 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4, फिर 15 में 3 हो जाता है, इससे डिक्रीज होना होता है, 16 में फिर 2, 17 में 1, फिर 18 में 0, ठीक है, 18 में 18 का जो एलिमेंट्स है उस सब का वैलेंसी क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला करना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, और साइन कन्वेंशन अच्छे से पुट करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाला जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहेगा, इसके हेल्प से 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, ठीक है, u या v प्लस 1/v, ठीक है, u लिखते हैं मैंने, यहाँ पे v हो गया, ओके, यहाँ पे अच्छे से वैल्यू सब पुट करो, u का वैल्यू क्या है -15, f का वैल्यू क्या है 10 प्लस 10 होगा, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर में क्या होता है, सॉरी कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसके भी नेगेटिव होगा, -10 होगा, अच्छे से पुट करके v का वैल्यू तुमको निकालना है, v का वैल्यू निकालने के बाद में 42 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है, एक बार मिला लेना, डी होना चाहिए, यानी कि 30 सेंटीमीटर तुम्हारा आना चाहिए, ओके, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा इसीलिए फ्रंट ऑफ द मिरर में, अगर नेगेटिव आता तो बिहाइंड द मिरर होता, ठीक है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ a person went to the medical checkup for found that curvature of his eye lens is increasing, अगर आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कर्वेचर इंक्रीज होने से मायोपिया होता है, ठीक है, कर्वेचर का इंक्रीज हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा उसका, फोकल लेंथ उसका कम जाएगा, फोकल लेंथ कम जाएगा तो वो दूर का नहीं देख पाएगा, तो मायोपिया उसको हो जाएगा, ठीक है, पर्सन ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, ठीक है, तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो गया 2 मीटर, अब इसका क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ लेंस, सो पावर ऑफ लेंस से फॉर्मूला कितना बचेगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर दो, f का वैल्यू कितना है 1/2, सो 1/2 क्या होता है 0.5, 0 पॉइंट क्या होता है 5, तुम चाहो तो माइनस यहीं पे लगा दो, क्योंकि क्या है कनकेव, आई थिंक ये तो नहीं बताया इसमें ना, यहाँ पे कनकेव कनकेव नहीं बताया, यहाँ पे पॉजिटिव आया अपने आप, पॉजिटिव आने का मतलब है फोकल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर, इसका आंसर ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, इसके लिए साइन कन्वेंशन को देख लो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव जिसमें होता है हिसाब से होगा, इसका मैं कंफर्म करके कमेंट कर दूंगा, ठीक है, 0.5 या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर एक्चुअली, बट मैं कमेंट कर दूंगा। 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, इसमें एक्स और वाई पूछा है, ओके, सो देखो ध्यान से, तुमको पता है कि जो वी और आई का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वी और आई का ग्राफ जो होता है वो सीधा होता है, राइट, सीधा होता है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो 1 से 4 हो रहा है, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ये अगर 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, तो तुमको ये देखना है कि किसका 4 टाइम्स 1.2 होता है, 4 से डिवाइड कर दो, उसको 4 से डिवाइड करेगा, अगर 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा 1.2 को 4 से डिवाइड करने से 0.3 आएगा, एक्स का वैल्यू 0.3 कहाँ पे है, 0.3 कहाँ पे वो देखना है, एक्स का वैल्यू 0.3 इस केस में दिख रहा है और इस केस में दिख रहा है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वाई का,
इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 0.5 का 4 टाइम्स होगा 2, राइट? 0.3 भी दिखना चाहिए और 2 भी दिखना चाहिए, यहाँ पे ही 2 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का हो गया ए। ओके, 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसका बस क्वेश्चन नंबर 44 में या तो ए होगा या फिर बी होगा। इसका साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। ओके, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर। बियॉन्ड 2 मीटर में इसका मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, कनकेव लेंस होता है, या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कनकेव होता है। कनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ। कनकेव लेंस के बारे में बात है ना, तो कनकेव लेंस में साइन कन्वेंशन एक बार देख लो। कनकेव लेंस के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, फॉरवर्ड लेंस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, वो देख के कन्वेंशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई 45 क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा। नेक्स्ट जो 46 नंबर जो पूछ रहा है उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन जिसके साथ हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन जो है, सोडियम को ऑक्सीजन मिला है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन में कॉपर से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। इसमें बैलेंस करना था। ठीक है, बहुत ईजी था पेपर, 3 बैलेंस का क्वेश्चन दिया है, पेज दिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में 45 क्वेश्चन एमसीक्यूज को रहने दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।